बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ खान। हैज़नेस चैनल पर इकोनॉमिक्स के नए लेक्चर में नए टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, फंक्शन ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मार्केट में दो बड़ी फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक को हम डिमांड कहते हैं और एक को सप्लाई कहते हैं। डिमांड का ताल्लुक कंज्यूमर से होता है और सप्लाई का ताल्लुक प्रोड्यूसर या सेलर से होता है। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक में हमने प्रोड्यूसर या सेलर के बिहेवियर को चेक करना है कि एक सेलर अपनी सप्लाई को मार्केट में सेल करते हुए किस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करता है। लिहाजा इस लॉ ऑफ सप्लाई में हम कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। अब वो प्रोड्यूसर बिहेवियर या सेलर बिहेवियर किस तरह का होगा वो मैं आपको इसमें गाइड करता हूँ कि अगर कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सप्लाई करेगा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। लिहाजा उस प्रोड्यूसर का फोकस जो है वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की डिमांड पे होता है, और जब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है तो लोग उसकी प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। लिहाजा वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी इस बढ़ती हुई प्राइसेस के ऊपर अपनी सप्लाई को, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और अगर उसकी प्रोडक्शन की प्राइस जो है वो कम हो तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। लिहाजा इस लॉ में हम इस प्रोड्यूसर या सप्लायर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं जो प्राइसेस के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो एरो साइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करता है। नीचे की तरफ जो मूवमेंट है इसकी ये डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो करती है। पी जो है ये प्राइस का सिंबल है। क्यू एस जो है ये क्वांटिटी सप्लाई का सिंबल है। लिहाजा लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ये होगी कि व्हेन प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, when price of a product increases, its quantity supply also increases, and price of product decreases, its quantity supply also decreases। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है जिसके मुताबिक लॉ ऑफ सप्लाई मार्केट में अपनी बिहेवियर को, अपने ट्रेंड को शो कर रहा होता है। इसके बाद हम इस लॉ को एक स्केड्यूल से समझने की कोशिश करेंगे, एक शेड्यूल से समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जितने लॉज भी डिस्कस किए जाते हैं सबसे पहले हम उन लॉज का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उन लॉज को डिफाइन करते हैं, फिर उन लॉज का एक शेड्यूल या टेबल बना के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम इस लॉ को टेबुलर फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सामने आपके टेबल है। फर्स्ट कॉलम में प्राइस जो कि रुपीज में है और सेकंड कॉलम में क्वांटिटी सप्लाई जो कि किलोग्राम में है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रही है। और इसी इंक्रीजिंग ट्रेंड को देखते हुए क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ताकि मार्केट में वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी सप्लाई 10 किलोग्राम है। जो ही प्राइस इंक्रीज होकर 2 होती है तो वो 20 kg जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को कर देता है। जब प्राइस 3 होती है तो वो अपनी सप्लाई को 30 किलोग्राम कर देता है। जब प्राइस 4 होती है तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को 40 किलोग्राम कर देता है।
तो आप इस टेबल को देखें कि लॉ ऑफ सप्लाई के जो ट्रेंड्स थे उन ट्रेंड्स को ये टेबल भी शो कर रहा है। अब इस टेबल को हम दो तरह से देखते हैं, पहले इसको ऊपर से नीचे देखेंगे यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसको देखेंगे, फिर इसी टेबल को हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डिस्कस करेंगे। अगर हम इस टेबल को ऊपर से नीचे डिस्कस करते हैं तो ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं कि प्राइस 1 2 3 4 इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई भी 10 20 30 40 इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब इस टेबल को हम नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करते हैं तो प्राइस 4 3 2 1 यानी डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई जो है 40 30 20 10 ये भी डिक्रीज हो रही है। लिहाजा वो लॉ ऑफ सप्लाई जिसको हमने एक डेफिनेशन की सूरत में प्रेजेंट किया, उसी लॉ ऑफ सप्लाई को हमने एक शेड्यूल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम इस लॉ को डायग्रामेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी इकोनॉमिक्स के लॉ को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसकी डेफिनेशन होती है, फिर उसके बाद हम उस लॉ को एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करते हैं और थर्ड जो है हम उसी लॉ को डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। तो पहले मैं इधर साइड पे इसका एक टेबल बना देता हूँ। उस टेबल से जो हमने पहले टेबल बनाया था उसकी एंट्रीज वगैरह मैं इधर लिख देता हूँ ताकि इस टेबल को देखते हुए हम इस लॉ को की डायग्राम को अच्छे तरीके से बना सकें और मैं डिटेल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूं। तो ये टेबल जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है वही टेबल यहाँ पे मैं ड्रॉ दोबारा कर देता हूँ ताकि इसी को देखते हुए हम यहाँ पे एंट्रीज करते जाएं। ये प्राइस है जो हमारे पास रुपीस में है, ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है, ये क्वांटिटी सप्लाई है। अब हमारे पास ये प्राइस है जी 1, प्राइस है जी 2, प्राइस है जी 3, प्राइस है जी 4। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई कितनी है जी 10, फिर क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 20, फिर क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 30, फिर क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास कितनी है जी 40। तो ये 40 हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाई 40 हो गई। अब इसी को हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिकल फॉर्म में अब ये मैं इसकी एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ये जो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको वाई एक्सिस कहते हैं। आपने मैथ में इसको पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस है। अब ये मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे जी क्वांटिटी सप्लाई को। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई होगी और ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस को। तो यहाँ पे प्राइस हो गई। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। अब हम इसकी स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग करते हुए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यूज को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे और इसका डिफरेंस आपने सेम रखना है। आपने इस तरह इसकी स्केलिंग करनी है, डिफरेंस सेम रखना है और इस सेम डिफरेंस पे हम इसकी स्केलिंग करेंगे। जितना डिफरेंस आपने तमाम पॉइंट यानी हर पॉइंट के दरमियान डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ही हम इसकी स्केलिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया 10 है तो 10 आएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद ये 10 हो गई, इसके नीचे ये 10। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं।
यहाँ पे हम इसको करते हैं जी 20, ये 20 हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे 20 आ गया। अब नेक्स्ट हम जो है वो स्केलिंग इसकी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा जी ये 30, तो ये 30 लिख दिया हमने, और ये 30 हमारे पास ये इस तरह से आ गया। फिर उसके बाद हम इसको कर रहे हैं 40, तो ये 40 हमने लिखा यहाँ पे। तो इस तरह ये हमने एक्स एक्सिस पे स्केलिंग कर ली वैल्यूज़ की, हमने उनको वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 1 से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू 1 हो गई। दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पे हम रखेंगे ये 1। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और 2 लिखने के बाद हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे जी 3, तो ये हमारे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3 हो गया। फिर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी स्केलिंग 4 की सूरत में हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल को देखेंगे कि टेबल पे प्राइस 1 है और क्वांटिटी सप्लाई 10 है, तो हम यहाँ पे ये 1 है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, ये 1 हो गया, और एक हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये 10 से। तो देखिए प्राइस 1 थी और सप्लाई कितनी थी 10, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट का नाम आप रखना चाहें तो इस पॉइंट का नाम ए रख लें आप, ये ए पॉइंट आपके पास, इसको ए पॉइंट कह दें, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद उसी तरह प्राइस 2 है, तो ये प्राइस 2 है, यहाँ से हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधी, और ये 2 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई 20 है, तो ये हमें यहाँ से ये लाइन मिल गई। अब इस पॉइंट का नाम आप रखते हैं बी पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। अब इस बी पॉइंट पे ये बी पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब आ जाएं, प्राइस अगर 3 है तो प्राइस ये 3 है, तो 3 से ये 3 वाली लाइन। उसके बाद आपने क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 30, तो ये 30 हो गया। इस पॉइंट का नाम रख लें सी पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे जी सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट लिख दिया हमने। अब इस सी पॉइंट को हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये सी पॉइंट हो गया। उसके बाद हम प्राइस अगर 4 रुपीज़ है, प्राइस अगर 4 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी सप्लाई है जी 40, प्राइस अगर 4 है क्वांटिटी सप्लाई है 40, तो ये लाइन मिल गई आपको। इसको ऊपर बढ़ाएं तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम, इस पॉइंट का नाम रखेंगे डी पॉइंट, ये डी पॉइंट होगा। आपने अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपने प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाई को मिलाने से लिए हैं सॉरी, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना। अब इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो मिलाने से हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे, ये होगा लॉ ऑफ सप्लाई, ये होगा सप्लाई कर्व। इस कर्व को क्या कहेंगे, ये सप्लाई कर्व कहलाएगा, सप्लाई कर्व, इसको सप्लाई कर्व कहेंगे। इस सप्लाई कर्व पे आप देख सकते हैं कि इस सप्लाई कर्व में ये क्लैरिटी से आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस जो है वो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, अगर प्राइस 1 से इंक्रीज होके 2 होती है, इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो इस
प्राइस के इंक्रीज होने से यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मज़ीद देखें प्राइस जो है वो इंक्रीज होके 2 से इंक्रीज हुई और इंक्रीज होके ये हो गई 3, और क्वांटिटी सप्लाई जो है ये यहाँ पे 20 से इंक्रीज होके क्या हो गई 30। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस जो है वो 3 से इंक्रीज होकर 4 होती है और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो ये डायग्राम भी जो है, अगर हम इस कर्व को ए से डी की तरफ देखें तो प्राइस भी इंक्रीज है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज है। और अगर इसी कर्व को हम डी पॉइंट से ए की तरफ देखते हैं तो प्राइस भी डिक्रीज है, क्वांटिटी सप्लाई भी यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड रखती है। तो व्यूअर्स, ये हमने लॉ ऑफ सप्लाई को शेड्यूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि इसका बड़ा अहम पॉइंट कंसिडर होता है, और वो पॉइंट जो है वो इसका अजम्पशन वाला पॉइंट्स है। अब लॉ की अजम्पशंस क्या होती हैं? याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के जितने लॉज भी हम डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे कंडीशनल होते हैं, वो सारे के सारे उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि ये बिहेवियरल साइंस है, इसमें बिहेवियर का जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर को कांस्टेंट रखने के लिए कुछ बातों को इसमें एज्यूम किया जाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई उतनी देर तक हम बना ही नहीं सकते जब तक इसमें कुछ बातों को एज इट इज ना रखा जाए, एज्यूम ना कर लिया जाए। तो उसमें सबसे पहली बात क्या है? नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो उस चीज को बनाते हुए जो पैसा वो खर्च करता है उसके ऊपर, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो लिहाजा लॉ ऑफ सप्लाई के लिए ये जरूरी है कि जब भी हम लॉ ऑफ सप्लाई का रिलेशनशिप प्राइस के साथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखा जाता है। क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली क्वांटिटी सप्लाई पे इफेक्ट होगी, कि क्वांटिटी सप्लाई फिर प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगी बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंज होगी। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, उसकी वैलिडिटी के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, वरना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद है नो चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है चीज को बनाने का तरीका, कि अगर हमने चीज को पहले हाथ से बनाया, अब हम उसको मशीन से बना रहे हैं, और मशीन के अंदर भी फर्दर मशीनों की कैटेगरी है। कुछ मशीनें ओल्ड और कंजर्वेटिव डिजाइन पे होती हैं, कुछ मशीनें वो होती हैं जो लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई की वैलिडिटी के लिए लॉ ऑफ सप्लाई को बनाते हुए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं, कि जिस मेथड ऑफ प्रोडक्शन से आपने चीज को प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, आपने बाद में भी उसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, फिर ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है वैलिड होगा। अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मेथड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से डायरेक्टली क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है। मसलन देखें कि अगर आप पहले ओल्ड और कंजर्वेटिव यानी पुराने तरीके से चीज को बना रहे थे तो उस वक्त पुराने तरीके से चीज कम बन रही थी, मेहनत ज्यादा लगती थी। लेकिन अब अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करके लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो अब प्रोडक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी और टाइम भी कम लगेगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि आपने प्रोडक्शन के मेथड को चेंज किया, तो प्रोडक्शन के मेथड चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो गई। तो हमने ये पढ़ा है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होनी चाहिए लॉ ऑफ सप्लाई में। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट नहीं करेंगे तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नो चेंज इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है
कि इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब लैंड जो है इसको इसका रिवॉर्ड रेंट की सूरत में मिलता है, लेबर को इसका रिवॉर्ड वेजेस की सूरत में मिलता है, कैपिटल को इसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट की सूरत में मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को इसका रिवॉर्ड प्रॉफिट की सूरत में मिलता है। तो ये सारी की सारी फैक्टर प्राइसिंग कहलाती है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई उसी सूरत में एप्लीकेबल होगा अगर फैक्टर्स की प्राइसेस जो हैं उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आएगी, फिर ये एप्लीकेबल होगा। और अगर फैक्टर्स की प्राइसेस चेंज हो गई तो फिर ये लॉ जो है ये वैलिड नहीं रहेगा। ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप वैलिड नहीं रहेगा। फिर फैक्टर प्राइसिंग के यानी फैक्टर प्राइसेस के चेंज होने से डायरेक्टली क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी और लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ सप्लाई को बनाने से पहले फैक्टर्स की प्राइसेस को कांस्टेंट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नो चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी मुल्क के लिए एक असासे की हैसियत रखती है। ये भी किसी भी मुल्क की ये पावर होती है जिसको वो मुल्क कंज्यूम करके, यूज करके अपने आप को डेवलप कर सकता है। लिहाजा याद रखिए कि लॉ ऑफ सप्लाई की वैलिडिटी के लिए, इसकी एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है कि मुल्क में जो नेचुरल रिसोर्सेज पहले थे उतने ही रहें, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, वरना लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी अगर नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री में बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाई को, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद आखिरी इसकी assumption देखते हैं, नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। याद रखिए कि मार्केट से रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने के लिए और फिनिश गुड फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बड़ी अहम रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, बल्कि ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई खर्चा होता है। तो इकोनॉमिस्ट इस लॉ को बनाने से पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी चाहिए, वरना लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस एक्सप्लेन कर दी। तो यहाँ तक हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन को देखा, जिसमें हमने इसके शेड्यूल को देखा, जिसमें हमने इसके डायग्राम को देखा, जिसमें हमने इसकी अजम्पशंस को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।